1997 से 2012 के दौरान पैदा हुए बच्चों को कहा गया जेनजी। और वही जेनजी बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, आज दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है जेनजी आंदोलन। हाल फिलहाल में आपने देखा कैसे 2024 में जब बांग्लादेश की सरकार गिरी तो वह जेनजी उसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। फिर नेपाल में बड़े विरोध प्रदर्शन जो हुए उसमें भी जेनजी आंदोलन उसे कहा गया। इसके अलावा हम देखें तो दुनिया के कई देशों में, उदाहरण के लिए अफ्रीका के कई देशों में हाल में जैसे चर्चा में है हमारी अभी खबर में कि केन्या में जेनजी आंदोलन बड़ी तेजी से उभर रहा है। और यह जेनजी आंदोलन अभी से नहीं, 2024 से केन्या में चल रहा है और अपने आप में एक बड़ा प्रतीक बन गया है अन्य अफ्रीकी देशों में, जिससे अन्य कई देशों में भी इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं। तो आखिर ये जेनजी आंदोलन में इतना एक्टिव क्यों है? क्या उनसे जुड़ा हुआ ही आंदोलन है? क्या सारे मुद्दे उन्हीं से जुड़े हुए हैं? और उनसे जुड़े हुए हैं तो क्यों है? क्यों उन पे फर्क पड़ता है कि वो आंदोलन करने आ जाते हैं? सारी बातों को समझेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स प्रोग्राम। और ये सारी खबर हम समझेंगे केन्या के साथ में कि केन्या में जो आंदोलन उभरा है वहां का मामला क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि केन्या के साथ साथ अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में जैसे टोगो, मेडागास्कर, मोरक्को, तंजानिया, इन सभी क्षेत्रों में आंदोलन पिछले कुछ समय से चल रहे हैं। इसी वजह से केन्या में हो रहे और अन्य देशों में हो रहे इस आंदोलनों के चलते 2025 को क्या कह दिया गया? ईयर ऑफ प्रोटेस्ट। अब बात आती है नक्शे में कहां पे है, तो ये है केन्या, ये अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, अब बात आती है इस पूरी खबर को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता रहे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी का मन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जिस भी शहर में हैं उस शहर में रहते हुए अपने कॉलेज या जॉब के साथ में अपनी यूपीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि दृष्टि आईएएस जैसे प्लेटफॉर्म के साथ में आप करना चाहते हैं जहां पे आपको तैयारी पे भरोसा हो, तो वहां पे ये जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आप घर बैठे कहीं से भी कभी भी लाइव ऑनलाइन कोर्स दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप से कर पाएंगे। और खास बात पता है क्या है? खास बात यह है कि चाहे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो या मेंस की तैयारी हो, आपके जीएस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इस कोर्स से। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स की तैयारी के बाद मेंस की अलग से तैयारी करनी होगी, सारी तैयारी एक साथ हो जाएगी। फिर आप अपना रिवीजन करते रहें। रिवीजन करते रहने वाली बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका पूरा सिलेबस तो 14 महीने में कवर हो जाएगा, लेकिन ये सारी क्लासेस ऐप पर 18 महीने के लिए अवेलेबल होंगी। जितनी बार आप चाहें ऐप में देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ क्लासेस नहीं मिल रही हैं, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, कलर्ड बुकलेट्स मिल रही हैं, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी मिल रहे हैं। और इतना कुछ आपको मिलेगा 24,999 रुपए में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए यह फीस कम हो जाए तो आपको करना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तीनों ही मीडियम में बैच अवेलेबल है। आप 3 फरवरी से हिंदी मीडियम में, 4 फरवरी से इंग्लिश मीडियम में, 5 फरवरी से इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले सकते हैं। तो लिंक पे क्लिक करें, वहां पे बाय नाउ के ऑप्शन में जाएं और कूपन कोड आपको अप्लाई करना है कैपिटल में KEVAL। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपकी इस 24,999 की फीस में भी आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। और शुरू के कुछ विद्यार्थियों के लिए लिमिटेड ऑफर है। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना ऑफर कोड के साथ में सुनिश्चित कर लें। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। टॉपिक की बात करें तो जेनजी की पृष्ठभूमि क्या है? जैसे मैंने क्या बोला, 1997 से 2012 के दौरान के जन्मे हुए बच्चे, कहीं भी 1-2 साल आपको आगे पीछे भी दिखा हुआ मिल जाएगा, एक एग्जैक्ट डेट शायद ईयर ना मिले कहीं भी। तो देखिए, इनके सामने कुछ चुनौतियां हैं जो पहले वैसी नहीं थी। अगर आप देखें तो आज से कई दशक पहले पीछे जाएं तो जलवायु परिवर्तन चर्चा का मुद्दा नहीं रहता था। जलवायु परिवर्तन उतना बड़ा संकट नहीं था जितना आज की डेट में लग रहा है, और पिछले 1 दशक से ज्यादा लग रहा है। आर्थिक अस्थिरता भी लंबे समय से पहले इतनी नहीं मानी जाती थी। आमतौर पर हम भारत के संदर्भ में भी देखें, आर्थिक अस्थिरता में जो मुख्य मुद्दा आता है आर्थिक विषमता का आता है। अब ये आर्थिक विषमता क्या है, इसको अगर समझना है तो इस बात को समझिए, जो आमतौर पर लोग बहुत सीधी भाषा में नहीं कह देते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो अमीर और अमीर हुआ, गरीब और गरीब हुआ, तो विषमता यानी कि दूरी आती गई उनमें, वो दूरी बड़ी होती गई साल दर साल। और ये कब से हो रहा है भारत में? भारत में एक ट्रेंड ये देखा जाता है कि जब 1999 में लिबरलाइजेशन आता है, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन होता है, तो उसके साथ ही अमीर अमीर होने लगते हैं, गरीब और गरीब होने लगते हैं, और ये बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि गरीब कमा नहीं रहे या आय बढ़ नहीं रही, लेकिन अमीरों की आय जिस अनुपात में बढ़ रही है वो ज्यादा है। अब ये बात सिर्फ भारत का संदर्भ नहीं, दुनिया के संदर्भ में है।
कि पैसे से पैसा, जैसे कहावत नहीं, लोग बना लेते हैं और अमीर हो जाते हैं, वही बात के चलते आर्थिक अस्थिरता बढ़ी है। यानी कि देश की जीडीपी अगर बढ़ भी रही है तो उसमें हो सकता है जो बड़े बड़े उद्यमी हैं उनकी आमदनी ज्यादा हो रही हो, आम लोगों की उतनी औसत आमदनी ना बढ़ रही हो। फिर डिजिटल कनेक्टिविटी भी एक चुनौती हो गई। देखिए, हर किसी दुनिया के सारे देशों में उतनी बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी हुई नहीं है, और जहां डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर हो भी रही है वहां पे नए चैलेंज आ रहे हैं। जैसे पहले कहा गया था मशीनें आएंगी, कंप्यूटर आएंगे, लोगों की जॉब खा जाएगी, आज एआई का डर भी है, एआई आएगा लोगों की जॉब खा जाएगा। तो वो प्रतिस्पर्धा आज भी जारी है और उसकी चिंताएं भी इसी जनरेशन के पास है। फिर उसके बाद अफ्रीका में अतिरिक्त दबाव की बात करें तो वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एक बड़ा मुद्दा है क्या, इसके पीछे कहा जाता है भ्रष्टाचार, तो उसकी जड़ भी है भ्रष्टाचार। जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे केन्या की बात करूं तो वहां पे जब महंगाई बढ़ रही थी और एक खास बिल लाया गया महंगाई और जिसकी वजह से बढ़ती, और अस्पताल में कोई इलाज कराने जाता था तो ये कहा जाता था कि आपके पास पैसे नहीं तो आप इलाज मत कराइए, आप वापस लौट जाइए। ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं केन्या के स्तर पे। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार की व्यवस्था पर ही अंतिम रूप से बार बार सवाल उठ रहे थे। तो आप देखें कि जेंजी आंदोलन जो था केन्या का, वो इस बात से नहीं था कि उनकी कुछ मांग थी, कुछ नई मांग थी, वो परेशान थे। यानी कि मांग नई थी, नई या कुछ नया नहीं मांग रहे थे, वो परेशान थे। और परेशान किस बात की थी, परेशानी बात बहुत पुरानी बेसिक चीजों की थी। महंगाई ना हो, परचेजिंग पावर उनकी कम होती जा रही थी। यानी कि परचेजिंग पावर कम होती जा रही थी मतलब कि जो चीजों को पहले आसानी से खरीद पा रहे थे, धीरे धीरे उसे उस आम चीजों को भी खरीदना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। फिर उसके बाद हम देखें, वहां सरकार की भी आर्थिक नीति अच्छी नहीं थी। एक वहां पे 2024 में केन्या में फाइनेंस बिल लाया गया था, जिसकी वजह से होने ये वाला था कि नए टैक्सेस और बढ़ने वाले थे। तो टैक्स बढ़ जाते, एक तो वैसे भी लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही, आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो लोगों के साथ दिक्कत सर्वाइवल के साथ आ गई। और सर्वाइवल के साथ आते ही लोग प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे तो सरकार ने हिंसा शुरू करवा दी, कई लोग मारे गए, मानवाधिकार संगठन वहां पे एक्टिव हो गए, पता चला कि कई लोगों की जानें जा रही हैं। और उसके बाद फिर ये आंदोलन और धीरे धीरे व्यापक होता गया। अब भौतिक हिंसा तो सरकार की तरफ से हो रही थी, डिजिटल दमन भी हो रहा था। आज की डेट में सोचिए, सोशल मीडिया, अगर मीडिया है, इंटरनेट है, तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वो हथियार भी तो इस्तेमाल करते ही हैं। आप देखिए, जैसे बायकॉट का भी ट्रेंड चल जाता है, तो उसी तरह से इस बिल के लिए भी ट्रेंड आया, इसको भी बायकॉट करने का। इस तरह के कई ट्रेंड चले। अब इसमें क्या था, सत्ता पक्ष की तरफ से भी बहुत सारे उस प्रकार के चलाने वाले ट्रेंड के ऊपर हमला किया गया डिजिटल तरीके से, उनकी आवाज दबाने का। तो इससे जो विद्रोह करने वाले लोग थे, हम विद्रोह नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे आंदोलन करने वाले लोग थे, वो और ज्यादा गुस्से में आ गए और ज्यादा एकजुट हुए। तो केन्या के जेंजी आंदोलन में ना कोई एक ऐसा नहीं दिखेगा कि इस आंदोलन का नेता ये है, एक समूह ही अपने आप में इस आंदोलन को चला रहा है, वो समूह मिलकर चला रहा है, सबकी एक बराबर भागीदारी दिखाई देती है। फिर उसके बाद हम देखें 2024 से 25 तक में, तो सबसे पहले ही शुरुआत होती है, फाइनेंस बिल का विरोध हुआ कि महंगाई बढ़ेगी। फिर उस बिल को हटा लिया गया, तो एक जीत तो हुई जेंजी की। फिर उसके बाद सरकार द्वारा जो प्रस्तावित फाइनेंस बिल जब हटा लिया गया, जिसको महंगाई का जो डर था, तो ये हुआ कि चलो आंदोलन खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 2025 में चुनाव आए, और ये था कि जब लोग इतने ज्यादा नाराज हैं सरकार से, फिर भी चुनाव वही पार्टी जीतती है जो पहले जीत रही है। तो इसमें चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके पीछे के कारण ये बताए गए कि जो विपक्ष थे, विपक्ष से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, जो अच्छे कैंडिडेट थे उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया, जिससे कि सत्ता पक्ष अपनी सत्ता बरकरार रख पाए। तो ये जो फाइनेंस बिल का मुद्दा था, उससे एक जीत हुई, लेकिन अभी भी जेंजी अपने आक्रोश में थे अलग अलग मुद्दों पर। और जब आवाज सरकार के द्वारा दबाई जा रही थी, तो नेतृत्वहीन होने के बावजूद चूंकि ये संगठित थे, तो इन्हीं को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका एक इनकी मानी जाती है। ये कौन है, इनके नाम को जानने की आपको जरूरत नहीं है। इन्हें एक तरह से जेंजी की दादी का एक तरह से कह सकते हैं, खिताब टाइप में हम कह सकते हैं, दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जो पहचान तो गुप्त रखी, लेकिन वीडियो बना बना करके वहां के लोगों को वहां की स्थानीय भाषा में वही किए थी, अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए वीडियो बनाए, लोगों को एकजुट किया, सरकार की समस्याओं को बड़ी शांति से सामने रखा, लोगों ने उसको उस पर बड़ी सहमति जताई और उन मुद्दों पर एकजुट हुए। तो ये जेंजी आंदोलन बहुत ही, एक होता ना कि शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का प्रयास भी हुआ, और ना सिर्फ भौतिक रूप से, डिजिटल रूप से भी। फिर उसके बाद एक तरफ
अधिकार पर भी फोकस किया जा रहा था कि आम लोगों के वहां क्या अधिकार होने चाहिए, दूसरा जो सरकार की नीतियां हैं उस पर भी। तो ये युवा शहरी शिक्षित वर्ग की भागीदारी ज्यादा दिखी, क्योंकि यही वो लोग थे जो ज्यादा एक्टिव थे डिजिटल और बिना डिजिटल, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। फिर उसके बाद केन्या आंदोलन की विशेषताएं अगर देखें तो नेतृत्वहीन था लेकिन संगठन था, और ये तो हमने देख ही लिया है। अब यहां पे बात आती है निष्कर्ष की। तो आंदोलन क्या स्पष्ट कर रहा है कि सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, वो चाह रहे थे एक उत्तरदायी शासन हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो। इनफैक्ट ये कहा गया कि केन्या में आज की डेट में 2/3 से ज्यादा लोग उद्यम करना चाहते हैं। जो रोजगार के इच्छुक लोग हैं या जो बेरोजगार लोग हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा लोग उद्यम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। क्यों? तो उसका जवाब ये नहीं कि वो करने के इच्छुक हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां पर जॉब ही नहीं है, और जब जॉब नहीं है इस वजह से वो मजबूरी में स्टार्टअप या बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है। तो उत्तरदायी शासन की मांग है, और देखिए जो दमन होगा वो अल्पकालिक होगा। और एक सवाल ये उठता है कि जब भी इस प्रकार के विद्रोह दबाए जाते हैं जो शांतिपूर्ण भी होते हैं, तो दरअसल शांति और चुप्पी में एक फर्क होता है। उस चुप्पी को एक उत्तरदायी सरकार को समझना चाहिए और संवाद स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जो युवा हैं उन्हें एक स्टेक होल्डर के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक चैलेंज के रूप में। तो ये सारी मुख्य बातें थी। अब एक छोटे सा सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं कि अब ये सवाल ये है कि हाल में 2025 से जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें किस जनरेशन का कहा जा रहा है, और 2000 या हम ये कह सकते हैं जेनजी जनरेशन किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो इन दोनों सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम जब आपके जवाब देखते हैं, आप जवाब देते हैं, तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा तो मिलती ही है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।